कॉलेज से पास होने के बाद मैंने गांव का इकलौता पंपिंग स्टेशन बनाने के लिए लोन लिया था। 8 साल तक मैंने सिर्फ मामूली बिजली का बिल लिया ताकि सूखे के मौसम में ग्रामीणों के फल न सूखें। पर मेरे लालची चाचा और एक कृषि कंपनी ने मुझ पर बिजली चोरी और पानी लीक करने का झूठा आरोप लगाकर मुझसे मैनेजमेंट छीन लिया। मैंने चुपचाप देयता मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किए, अपनी मुख्य मोटर निकाली और एक पूरी तरह से स्वचालित इकोलॉजिकल फार्म शुरू करने शहर चला गया। सूखे के 1 साल ग्रामीणों ने स्मार्ट पानी के भारी बिल और मरे हुए पेड़ों को देखकर मेरे प्यारे चाचा को कीचड़ में जिंदा दबा दिया। उससे पहले मैं बस पंप का फिल्टर साफ करके हटा ही था। तभी मेरे चाचा चिन मानकोंग, मेरे चचेरे भाई और कुछ ब्रीफकेस लिए अजनबियों के साथ पंप रूम में आए। चाचा के अंदर आते ही उनकी भौहें गुस्से में तन गईं। ये टूटा फूटा पंप इतना शोर क्यों कर रहा है? चिन, कितने सालों से तुम ये पंप चला रहे हो? इसकी क्षमता बहुत कम है और पानी की धार ऐसी है जैसे कोई बच्चा पेशाब कर रहा हो। क्या तुम जानबूझकर सबका पानी रोक रहे हो? ये सुनते ही खाली बाल्टी लिए खड़ी महिला ने तुरंत अपना डंडा नीचे गिरा दिया। हमारा गांव ऊंचाई पर है। इस पंप के लिए पानी ऊपर धकेलना पहले ही बहुत मुश्किल है। 8 साल से मैंने सबसे सिर्फ बिजली का बुनियादी शुल्क ही लिया है। बस थोड़ा इंतजार करें, मैं गेट खोलकर पानी छोड़ रहा हूं। चुप रहो। तुम कहते हो कि सिर्फ बिजली का पैसा लिया, तो मेरे परिवार ने पिछले महीने 60 रुपए क्यों दिए? क्या तुम मना करोगे कि तुमने इसमें हेरफेर नहीं की? और क्या तुमने चोरी छिपे पड़ोसी गांव को पानी नहीं बेचा? तुम्हारा बाग पहाड़ी के सबसे ऊंचे बिंदु पर है। पानी ऊपर भेजने में कुदरती तौर पर ज्यादा बिजली खर्च होती है। सारा हिसाब दीवार पर लिखा है। क्या तुम खुद नहीं पढ़ सकते? मुझे तुम्हारे ये जाली हिसाब किताब नहीं समझने। मुझे बस इतना पता है कि तुम ग्रामीणों का पैसा हड़प रहे हो। सब लोग मेरी बात सुनो। ये राज्य की एलवीयूएन कृषि कंपनी के मैनेजर वांग हैं। अगर हम ये बेकार पंप स्टेशन उन्हें सौंप दें तो वो तुरंत सबको मुफ्त में स्मार्ट सिंचाई की सुविधा देंगे। शोर सुनकर पानी ढोते ग्रामीण वहीं इकट्ठा हो गए। मैनेजर वांग ने गला साफ किया। भाइयों, आधुनिक खेती प्रिसिजन ड्रिप इरिगेशन है। आपका ये पुराना कबाड़ बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। हमें सौंपे और मुफ्त अपग्रेड पाएं। हर कोई घर बैठे अपने फोन से खेतों में पानी दे पाएगा। आंटी वांग, जो पल भर पहले मुझ पर मुस्कुरा रही थीं, मुफ्त अपग्रेड सुनकर उनकी आंखें लालच से चमक उठीं। दूसरे ग्रामीण भी फुसफुसाने लगे, मुफ्त अपग्रेड? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ चिनियान, ये पंप वाकई बहुत पुराना हो गया है। कभी कभी तो बिजली भी चली जाती है। मानकोंग ने दुनिया देखी है। वो जो कर रहे हैं गांव के भले के लिए ही होगा। वो धोखाधड़ी नहीं करेंगे। मैंने उन परिचित चेहरों को देखा जिन लोगों के लिए मैं तूफानी रात में लाइन ठीक करने जाता था। उनकी आंखों के भाव बदल रहे थे। हिचकिचाहट से उम्मीद और फिर मुझ पर घृणा। रिंच पकड़े मेरे हाथ धीरे धीरे ठंडे पड़ गए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही लाउडस्पीकर गूंजने लगे। चाचा मानकोंग ने गांव को मुख्यालय बुलाया, जिसका मुद्दा था चिन यान को हटाना और आधुनिकता को अपनाना। जब मैं मुख्यालय पहुंचा तो आंगन लोगों से खचाखच भरा था। मेरे चाचा कागजों का पुलिंदा लिए खड़े थे। ग्रामीणों, पानी हमारे गांव की जीवन रेखा है। हम चिन यान को इसे अकेले हड़प कर हमारा खून चूसने नहीं दे सकते। गांव के मुखिया ने पीछे हाथ बांधे कहा, सब लोग ध्यान दें। कृषि आधुनिकीकरण के इस दौर में आपको बड़ी तस्वीर देखनी होगी। वैसे भी आपके चाचा ने कहा है, अगर चाबियां नहीं सौंपी तो कंपनी अंदर आने से डर रही है। कहीं तुम कोई झमेला न खड़ा कर दो। मुखिया जी, इन 8 सालों में जब मशीन खराब हुई, मैंने अपनी जेब से पुर्जे खरीदे। जब पाइप फटे तो मैं कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी में कूदकर उन्हें ठीक करने गया। मैंने गांव से एक फूटी कौड़ी सब्सिडी नहीं ली। और अब आप मुझे निकालना चाहते हैं? जमाना बदल गया है। उनके पास बड़ी कंपनी की तकनीक है। तुम अभी भी अकेले क्यों जूझ रहे हो? अब सब ठीक है। जिद छोड़ो। मैंने आंगन में मौजूद सैकड़ों लोगों को देखा। कोई भी मेरे समर्थन में नहीं खड़ा हुआ। यहां तक कि आंटी वांग, जो कल तक मेरी तारीफ कर रही थीं, उन्होंने भी मुंह फेर लिया। मैं अंदर तक टूट चुका था। मैंने रात भर में तैयार किया हुआ संपत्ति बंटवारे का एग्रीमेंट मुखिया की मेज पर पटक दिया। लो, इसे संभालो। चूंकि सबको लगता है कि मैं पैसा खा रहा हूं और कंपनी बेहतर है, तो यहां हस्ताक्षर करो और अंगूठा लगाओ। आज से गांव के पानी की सप्लाई का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। भविष्य में सूखा पड़े या बाढ़, पानी का बिल बढ़े या घटे, सब अपनी किस्मत के खुद जिम्मेदार होंगे। लो, साइन करो। करो साइन जल्दी। ये मत सोचना कि तुम्हारे बिना पूरा गांव प्यासा मर जाएगा। उसने सबसे पहले अपना लाल अंगूठा लगाया। फिर मेरे चचेरे भाई आंटी वांग और पूरा गांव कतार में लग गया, कहीं मुफ्त स्मार्ट अपग्रेड में देरी ना हो जाए। एक एक करके सबने जल्दबाजी में अपने नाम लिख दिए। लाल अंगूठों से भरे उन पन्नों को देखकर मेरे दिल का बोझ अचानक टूट गया। राहत महसूस करते हुए मैंने एग्रीमेंट रखा और पंप हाउस की ओर बढ़ा। मेरे चाचा और बाकी लोग ऐसे पीछे चले जैसे मैं कोई चोर हूं। मैंने पंप हाउस का दरवाजा खोला, रिंच उठाया और मशीन रूम के सबसे गहरे हिस्से में चला गया। सबकी हैरान निगाहों के सामने मैंने मुख्य पंप से जुड़ी हाई वोल्टेज पल्स जनरेटर यूनिट खोल दी।
यही वह इकलौता मुख्य पुर्जा था जो पहाड़ी के पीछे तक पानी पहुंचा सकता था। ये मेरी निजी संपत्ति थी जिसे मैंने अपनी गाड़ी कमाई से खरीदा था, लेकिन उन्होंने हमेशा इसे एक टूटी मोटर ही समझा। ये देखकर मेरा चचेरा भाई घबरा गया। सब ध्यान दे, ये सब तोड़फोड़ कर रहा है, सब लोग इसे रोको, गांव की संपत्ति, इसे लेकर भागने मत दो। कुछ ग्रामीण तुरंत आगे आए और दरवाजा रोक लिया। मैंने व्यंग्य से हंसते हुए मोटर की रसीद और अपना एग्रीमेंट बैग से बाहर निकाला। अपनी आंखें खोलकर साफ साफ देख लो, ये मोटर मैंने अपनी जेब से 80,000 रुपए खर्च करके खरीदी थी। ये रही रसीद, इस पर साफ मेरा नाम लिखा है। अभी हुए समझौते में भी लिखा है कि मैं अपनी निजी संपत्ति ले जाऊंगा। जहां तक कारखाने की इमारत और पाइपलाइनों की बात है, मैंने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। भीड़ एकदम चुप हो गई। मेरे चाचा का चेहरा राख जैसा पड़ गया। काले अक्षरों में लिखा वो सच देखकर वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। उस पुरानी तेल से सनी मोटर को बेस से निकालते हुए मैं पसीने से तरबतर हो गया था। भले ही ये बाहर से पुरानी और घिसी पिटी दिखती थी, जानकार जानते थे कि यह शुद्ध तांबे के तार वाली औद्योगिक ग्रेड की हाई हॉर्स पावर मोटर है, जिससे गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी तक पानी चढ़ता था। मैंने 3 शहरों के कबाड़ बाजारों की खाक छानी थी, तब जाकर 80,000 खर्च करके इसे घर लाया था। 8 सालों में चाहे वोल्टेज कितना भी अस्थिर हो, यह मेरा सबसे भरोसेमंद साथी रहा था। मोटर 200 पाउंड की थी, मैं इसे अकेले नहीं हिला सकता था। मैं इसे लकड़ी के पटरे से ट्रक पर चढ़ा पाया। मेरी हथेलियां छिल गईं, पसीना आंखों में गया और जलन बढ़ गई। मैंने अनजाने में पंप हाउस के बाहर खाली जगह की ओर देखा। दर्जनों ग्रामीण वहां खड़े थे, आंटी वांग और वो परिचित चेहरे जिनकी पाइपलाइन मैंने आधी रात को ठीक की थी। वे सब बरगद के पेड़ की छाया में खड़े थे। किसी ने न तो मदद की और न ही मुझे रुकने का शिष्टाचार दिखाया। वे सब अपनी नाक दबाए हुए थे, जैसे मुझसे आने वाली तेल की गंध उन्हें लग जाएगी। उनकी नजरों में मेरे प्रति साफ नफरत थी। तभी मेरा चचेरा भाई फोन पर मेरी रिकॉर्डिंग करने लगा। सब लोग देखो, मिस्टर चिन, जरा संभल के इसे हटाओ, कहीं ये कबाड़ तुम्हारी कमर न तोड़ दे। सब देखो, यह है हमारे गांव का पानी का दादा जो हमें इस टूटी मोटर से मूर्ख बना रहा था। 8 साल से हमें तेल की बदबू आ रही है। ऐसी मशीन के पानी से हमारे फल कैसे अच्छे हो सकते थे? कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे फलों को अच्छी कीमत नहीं मिली। इन सब सालों की जड़ यही है। हाँ, मानकोंग सही कह रहे हैं, जरूर पानी में भारी धातुएं थीं। इसे तो बहुत पहले बदल दिया जाना चाहिए था। मुझे तो ये मशीन पहले ही बहुत शोर करने वाली लगती थी, दोपहर में सोने नहीं देती थी। जल्दी इसे लेकर बाहर निकल यहां से। चाचा बड़े गर्व से हाथ पीछे बांधे भीड़ से बाहर निकले, जैसे उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। उन्होंने आज जानबूझकर एक नई शर्ट पहनी थी जिसकी जेबों में सिगरेट के पैकेट साफ दिख रहे थे। ये वही सिगरेट थीं जो एग्रीकल्चर कंपनी ने उन्हें उनकी मेहनत के इनाम में दी थीं। चलो अब रिकॉर्डिंग बंद करो, इसे बोलो अपना सामान समेटे और यहां से दफा हो जाए। चिन यान, तुम्हारे चाचा को तुम्हें टोकने का शौक नहीं, पर तुम बहुत जिद्दी हो और जमाने के साथ नहीं चलना चाहते। एलवीओएन कंपनी कल शहर से हाई एंड स्मार्ट उपकरण ला रही है। उसमें स्टील पंप बॉडी और मल्टी स्टेज डीप फिल्ट्रेशन होगा। उसका पानी तुम्हारी इस टूटी मशीन से कहीं ज्यादा साफ और पौष्टिक होगा, और वो एक बड़ी कंपनी है। पानी का शुल्क तो तुम्हारी तथाकथित लागत का आधा है। लोगों, अब से हमारे गांव का पानी वही मानक पूरा करेगा जो शहर के लोग पीते हैं। अब किसी को भी स्विच पर नजर रखने के लिए रात भर जागना नहीं पड़ेगा। बस फोन पर एक टैप करो और खेत अपने आप पानी से भर जाएंगे। इसे क्या कहते हैं? इसे एग्रीकल्चरल इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। हमारा गांव अब मालामाल होने वाला है। मेरे चाचा ने यहां ऐसे सुनहरे सपने दिखाए कि ग्रामीणों की मुस्कान थम नहीं रही थी, मानो उनकी आंखों को पतझड़ में पेड़ों पर लटकते सोने के सिक्के दिखाई दे रहे हों। एक बेसब्र नौजवान ने मेरे पिकअप ट्रक के टायरों के सामने थूक दिया और मुझे जल्द से जल्द वहां से निकल जाने को कहा। बड़ी कंपनी के ट्रकों के रास्ते में देरी न हो, इसलिए मैंने अपने हाथों की धूल झाड़ी और खुद को होशियार समझने वाले इन लोगों को देखकर मेरा दिल पूरी तरह पत्थर का हो गया। समझौता ग्राम समिति में साफ साफ कागजों पर लिखा हुआ है। अब से तुम अमीर बनो या न बनो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने रूखेपन से ये शब्द कहे, दरवाजा खोला, गाड़ी भगाई और चाचा व ग्रामीणों की उपहास भरी हंसी को पीछे छोड़ दिया। उस गरीब पहाड़ी गांव को छोड़ने के बाद मैं सीधे शहर के बाहरी इलाकों की ओर निकल पड़ा। मैं जानता था कि मेरे पास मौजूद यह पुरानी औद्योगिक मोटर दूसरों के लिए कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन खेती की समझ रखने वाले के लिए यह किसी जीवनदान से कम नहीं है। मैंने 3 दिन तक भटकने के बाद 400 एकड़ की एक बंजर जमीन पर अपनी नजरें टिका दी। उस जमीन का किराया बहुत कम था और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, वहां भूजल स्तर बहुत नीचे था। सामान्य सिंचाई वाले पंप वहां से पानी खींच ही नहीं सकते थे, और अगर खींच भी पाते तो पानी इतना कम होता कि 100 एकड़ की सिंचाई भी न हो पाती। जिन्होंने इसे पहले लिया वे सब कुछ गंवा बैठे, क्योंकि वे पानी का स्रोत पक्का नहीं कर पाए और अंत में बदनामी के साथ उन्हें जाना पड़ा। लेकिन जमीन किराए पर लेने के बाद मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैंने सबसे पहले एक ड्रिलिंग टीम को बुलाकर गहरा कुआं खुदवाया और उस तेल से सनी पुरानी मोटर को उस पर फिट कर दिया।
जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, मोटर एक जागते हुए जानवर की तरह भारी और शक्तिशाली दहाड़ के साथ गूंज उठी। फिर कई दर्जन मीटर नीचे से एक वयस्क की भुजा जितना मोटा पानी का फव्वारा जोर से बाहर निकला। पानी का पर्याप्त स्रोत मिलने के बाद बाकी काम आसान हो गया। 8 सालों के अपने खेती के अनुभव और हाई पावर सिंचाई के दम पर मैंने उस लाल मिट्टी में जैविक चेरी और शाइन मस्कट अंगूर की फसल लगाई। मेरी जिंदगी ऐसी हो गई जैसे किसी ने फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो और मैं हर दिन बड़ी फसल की ओर बढ़ रहा था। उधर पूरा गांव आधुनिकीकरण के दिखावे में डूबा था। यून कंपनी ने एक नया पानी का पंप लगाया जो बाहर से देखने में बहुत बढ़िया था। वह चमकदार स्टेनलेस स्टील के खोल में लिपटा था, स्मार्ट फीचर्स के रंग बिरंगे स्टिकर्स से भरा हुआ था और उसमें एक बड़ा टच स्क्रीन भी था जो वास्तव में मेरी पुरानी मोटर से 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली दिख रहा था। मेरे चाचा जो यह निवेश लेकर आए थे, गांव में रातों रात एक बड़ी हस्ती बन गए। इस स्थानीय दिग्गज को खुश रखने के लिए कंपनी ने न केवल उन्हें भारी कमीशन दिया बल्कि गांव में पाइप बिछाने का छोटा मोटा काम भी दे दिया। मेरे चाचा के परिवार के दिन फिर गए थे। वह हर दिन अपनी बगल में एक छोटा सा बैग दबाए किसी बड़े ठेकेदार की तरह पूरे गांव में अकड़कर घूमते थे। गांव की किस्मत बेचकर कमाए गए पैसों से उन्होंने ईंट और सीमेंट खरीदी और गांव की सबसे प्रमुख जगह पर निर्माण शुरू कर दिया। उन्होंने अपने लिए एक 3 मंजिला घर बनाना शुरू किया। ग्रामीण अपनी उम्मीदों के साथ खेतों में बिछाई गई पतली काली प्लास्टिक की पाइपों को देख रहे थे। जब आप उन पाइपों को छूते तो वे एकदम नरम और कागज जैसे पतले महसूस होते थे, लेकिन मेरे चाचा के शब्दों में वह एविएशन ग्रेड का पॉलीमर मटेरियल था। हर कोई अमीर बनने का सपना देख रहा था, यह सोचकर कि अब उन्हें बिना मेहनत के शहर जैसा साफ और प्रीमियम पानी मिलेगा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिंदगी की जो चीजें मुफ्त लग रही थीं, उन पर चुपके से भारी कीमत लगा दी गई है। वह मीठा सपना टूट गया। पहले महीने का बिल भरने के दिन से ही समस्या शुरू हो गई। मई का अंत पेड़ों के फूलने और फल आने का समय होता है और पानी की जरूरत तेजी से बढ़ रही थी। कंपनी के वसूली एजेंट ने मुख्यालय के आंगन में एक टेबल लगाई और एक क्यूआर कोड का बोर्ड लेकर वहां बैठ गया। ग्रामीणों, ध्यान दें, कृपया इस महीने का पानी का बिल जल्द से जल्द भरें और अपने स्मार्ट कार्ड एक्टिवेट करें ताकि सिंचाई में कोई रुकावट ना आए। आंटी वोंग सबसे पहले वहां जाने वालों में से थीं। उनके हाथ में कुछ मुड़े तुड़े नोट थे और चेहरे पर आज भी वही खुशी थी जैसे कोई अच्छा सौदा किया हो। बेटा, पहाड़ की ढलान पर मेरा खेत बस 2 एकड़ का है। जब चिनियान काम देखता था तो अधिकतम हिसाब लगाने पर भी बिजली का बिल महीने का बस $100 या 300 आता था। तुम्हारे कंपनी वालों ने कहा था कि यह प्रीमियम पानी पुराने दाम से आधा पड़ेगा। आज के ऑन युआन काफी होने चाहिए, है ना? वह लड़का जिसके बाल सुनहरे रंगे हुए थे, उसने ऊपर देखा तक नहीं, बस च्यूइंग गम चबाता रहा। उसने आंटी वोंग का कार्ड लिया, मशीन पर स्वाइप किया और कीबोर्ड पर कुछ बटन दबाए। मशीन से 1 मीटर लंबी रसीद बाहर निकली। फंग चिनियान, है ना? इस महीने का तुम्हारा बिल आ गया है। कुल 200 सोसें युआन हुआ। कोड स्कैन करो या कैश दो। अगर पूरा भुगतान नहीं किया तो कल से तुम्हारे खेत की पानी की सप्लाई काट दी जाएगी। आंटी वोंग की मुस्कान चेहरे पर ही जम गई। उनके हाथ में पकड़े छोटे नोट लगभग जमीन पर गिर ही गए थे। यह सुनकर उनके पैर कांपने लगे और वह अपना संतुलन लगभग खो बैठी। कितना कहा? 200 पौंड से ज्यादा। बेटा, क्या तुमने दशमलव गलत जगह पढ़ लिया? क्या तुम मुझे लूट रहे हो? मेरे पास कुल 2 एकड़ जमीन है और एक बार पानी देने के ही सैकड़ों युआन लग गए। जैसे ही आंटी वोंग चिल्लाईं, लाइन में खड़े सभी ग्रामीण सन्न रह गए। उस सुनहरे बालों वाले लड़के ने आंखें घुमाईं और रसीद पर लिखे लंबे शुल्कों की लिस्ट की तरफ इशारा किया। अम्मा, अगर आप पढ़ नहीं सकती तो कम से कम समझदारी से बात करें। यह सब साफ साफ काला सफेद में लिखा हुआ है। पहली चीज देखिए, बुनियादी पानी का शुल्क वाकई सस्ता है, बस 1 युआन प्रति टन। यह उस चिनियान के पुराने दाम से काफी सस्ता है ना? लेकिन यह एक आधुनिक स्मार्ट पाइप नेटवर्क है। हम सिर्फ पानी की लागत नहीं जोड़ सकते। दूसरा आइटम, स्मार्ट नेटवर्क सर्विस फीस 3 महीने का। तीसरा, पाइप का मूल्यह्रास और रखरखाव शुल्क 8 महीने का। चौथा, क्योंकि गांव पहाड़ पर है तो यह साझा बिजली का दबाव शुल्क 10 रुपए, प्लस स्मार्ट मीटर रेंट, मिनरल एडिटिव चार्ज और ऐसी कई चीजें। कुल मिलाकर यह कीमत बनी है और यह भी कंपनी की सब्सिडी के बाद है। क्या आपको यह महंगा लग रहा है? आपको शुरुआत में ही एग्रीमेंट पर अंगूठा नहीं लगाना चाहिए था। अगर महंगा लग रहा है तो वाल्व खोलने के लिए कार्ड मत स्वाइप करो, भाग जाओ यहां से। नल तुम्हारे खेत में लगा है। किसने जबरदस्ती की है? उस लड़के के शब्द एक तमाचे की तरह गांव वालों के चेहरे पर जाकर लगे। यह खबर जंगल की आग की तरह गांव भर में फैल गई और हर कोई सन्न रह गया। जब मैं काम संभालता था तो मोटरें मैं खरीदता था, पाइप में ठीक करता था और सिर्फ पंप चलाने की सरकारी बिजली दर के हिसाब से ही पैसे लेता था। मैंने कभी एक पैसे का भी फालतू चार्ज नहीं मांगा था। अब जब यह कंपनी आ गई है तो वे मुनाफे के चक्कर में छिपे हुए शुल्क लगाकर झूठे सर्विस चार्ज जोड़कर लोगों को लूट रहे हैं। हिसाब लगाऊं तो सिंचाई का खर्च अब दर्जनों गुना बढ़ गया है।
गांव में कोहराम मच गया और ग्रामीण गुस्से में थे। जो औरतें सब्जी के दाम पर आधे दिन तक बहस करती थीं, आज उन्हें ऐसे लगा जैसे उनका खून बह रहा हो। सैकड़ों लोग चिल्लाते हुए गांव के केंद्र की ओर दौड़ पड़े और चाचा के निर्माणाधीन बंगले को घेर लिया। चाचा, बाहर आओ और जवाब दो। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि आधे दाम पर पानी मिलेगा? अब तो सिंचाई का खर्चा खाद खरीदने से भी ज्यादा हो गया है। क्या तुम कंपनी के साथ मिलकर हमें लूट रहे हो? चाचा अपनी पहली मंजिल से नीचे भीड़ को देख रहे थे। गुस्से में भरी भीड़ को देखकर उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए और बाहर निकल आए। अंदर से वह भी डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें भी अभी पता चला था कि यह कंपनी का जाल है। लेकिन 50,000 का कमीशन खा चुके थे तो अब बस झूठ ही बोल सकते थे। क्यों चिल्ला रहे हो? इतने छोटी सोच के क्यों हो तुम सब? यह राजधानी की एक बड़ी कंपनी है। वो स्टेनलेस स्टील के पंप, वो खेतों में बिछी पाइपें। पता भी है कितना निवेश किया है उन्होंने। क्या उन्हें अपना पैसा वापस नहीं चाहिए? तुम लोग सिर्फ पानी के इस छोटे से बिल पर क्यों अटके हो? बड़ी तस्वीर देखो। उन्होंने पानी में पोषक तत्व मिलाए हैं और यह हाईटेक फिल्टर से होकर आया है। इसे निवेश कहते हैं। अभी पानी पर कुछ 100 रुपए ज्यादा खर्च करने का मतलब है कि जब पतझड़ में फल चमकदार और बड़े होंगे तो तुम उन्हें शहर के बड़े सुपरमार्केट में 3 से 5 रुपए ज्यादा दाम पर बेच सकोगे। फिर यह पानी का छोटा सा बिल क्या मायने रखेगा? तुम इसे कई गुना ज्यादा कमा लोगे। अगर पैसों के दुख में सिंचाई नहीं करोगे और फल अखरोट जैसे छोटे रह गए तो अपनी इस छोटी सोच के खुद जिम्मेदार होगे। ग्रामीण चाचा की आधी अधूरी बातों में फंस गए। भले ही उन्हें पैसों का दुख था, लेकिन खेतों में पाइप बिछ चुके थे और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। पुराने पंप हटा दिए गए थे और कुएं बंद कर दिए गए थे। कोई चारा न देखकर सबको अपनी शिकायतें अंदर ही दबानी पड़ी। पैसे बचाने के लिए ग्रामीण अब एक एक पैसा गिनने लगे। जो सिंचाई तसल्ली से होनी चाहिए थी उसे अब बस 10 मिनट तक ही सीमित कर दिया गया। सतह के जरा भी गीले होते ही वे झट से कार्ड बाहर निकाल लेते। 10 दिन में एक बार पानी देने के बजाय वे इसे खींचकर आधा महीना या 20 दिन तक ले गए। फलों के पेड़ झूठ नहीं बोलते। पर्याप्त पानी न मिलने से जो पत्तियां लहलहानी चाहिए थीं, उनके किनारे पीले पड़ने लगे और सूखी टहनियों पर छोटे फल सिक्के के आकार पर ही बढ़ने से रुक गए। पूरा गांव एक हताश और तनावपूर्ण माहौल में डूब गया था और वे बस मन ही मन प्रार्थना कर सकते थे कि इस साल कुछ मूसलाधार बारिश हो जाए ताकि उन्हें पानी के उन जानलेवा और महंगे बिलों से बचाया जा सके। पर उन्हें क्या पता था कि कुदरत रहम नहीं करती। जुलाई के मध्य में 100 साल में एक बार आने वाला ऐसा सूखा चुपके से दस्तक दे रहा था जो पूरे गांव को कंगाल कर सकता था। सदियों में न देखा गया वह भीषण गर्मी का सूखा पड़ा। पूरे 45 दिन तक आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी। गांव की उस छोटी सी धारा में जहां कपड़े धोए जाते थे, आधा महीना पहले ही सूख चुकी थी। पीछे रह गई थी बस फटी हुई जमीन और कमल भी सूखकर लाशों की तरह हो गए थे। पिछले वर्षों में यह पेड़ों पर फल आने का सबसे अहम समय होता था और उन्हें एक दिन भी पानी के बिना नहीं रखा जा सकता था। लेकिन इस साल ली युआन कंपनी की खून चूसने वाली टियर आधारित कीमतों की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि खुलकर फसलों को पानी दे सके। सबसे पहले पहाड़ी पर रहने वाली ऑन्ट वांग का परिवार इसकी चपेट में आया। उनके परिवार के भरण पोषण के लिए जरूरी उन 2 एकड़ सेब के पेड़ों की पत्तियां किनारे से पीली होकर मुड़ने लगी थीं। हल्का सा मसलने पर वे सीधे पाउडर बनकर गिर जाती। टहनियों पर जो कच्चे फल अखरोट जितने बड़े होने चाहिए थे, वे पुरानी छाल की तरह सिकुड़ गए थे और जरा से छूने पर ही सरसराहट के साथ गिर जाते। ऑन्ट वांग खेत के तपते किनारे पर भारी मन से बैठ गईं और अपनी जांघें पीट पीट कर जोर जोर से विलाप करने लगी। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। हे भगवान, क्या तू हमें मौत के मुंह में धकेलना चाहता है? ये पैसे मेरे पति की डायलिसिस के लिए थे और इस पतझड़ में मेरे पोते की टाउन जूनियर हाई की फीस के लिए थे। खाद खरीदने के लिए मुझ पर अभी भी क्रेडिट यूनियन का 20,000 का कर्ज है। पानी के बिना अगर ये पेड़ सूखे से मर गए तो हमारे पूरे परिवार के पास फांसी लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ऑन्ट वांग का रोना जैसे एक संकेत बन गया जिसने पूरे गांव की मानसिक हिम्मत को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। अचानक गांव के मुहाने से किसी ने चिल्लाकर कहा, अब और परवाह नहीं करनी, चाहे बिल भरने के लिए कंगाल ही क्यों ना होना पड़े, हमें पेड़ों को पहले बचाना होगा। सैकड़ों परिवार पागलों की तरह अपने बागों की ओर दौड़ पड़े। खून उतरी आंखों के साथ सबने किसी की परवाह नहीं की। स्मार्ट आईसी कार्ड निकालकर, जिसे वे कभी हाईटेक का प्रतीक मानते थे, कांपते हाथों से उसे कार्ड रीडर पर लगा दिया। सूखे से जूझती पहाड़ियों पर कार्ड स्वैप करने की आवाजें गूंजती रहीं। सैकड़ों वाल्व एक ही समय पर ग्रामीणों द्वारा पूरी ताकत से खोल दिए गए। हर कोई बेपसी से खेतों की तरफ, उस काले पी प्लास्टिक पाइप की तरफ देख रहा था। महंगे न्यूट्रिएंट पानी के बहने का इंतजार कर रहा था। लेकिन पाइप से बस हवा की कुछ धीमी फुसफुसाहट और गड़गड़ाहट सुनाई दी। फिर वाल्व ने रेत मिले मटमैले पीले पानी के कुछ घूंट उगले और फिर पूरी तरह मर गया। पानी की एक बूंद भी नहीं निकल पाई। हाथ, ये क्या हो रहा है? मैंने अभी अभी अपने कार्ड में 800 युआन डलवाए हैं। यहां मेरे पाइप में बिल्कुल भी दबाव क्यों नहीं है? हवा का एक झोंका भी नहीं निकल रहा है।
गर्म तवे पर चींटियों की तरह घबराए हुए ग्रामीण अपने फावड़े फेंककर पहाड़ी के नीचे बने मुख्य पंप हाउस की ओर भागे। पास पहुंचने से पहले ही सबने एक तीखी और जलने की गंध महसूस की। यह तार का इंसुलेशन था जो पूरी तरह पिघलकर एक घिनौनी बदबू छोड़ रहा था। नए बने शानदार पंप हाउस के अंदर लुलियन कंपनी का एल्यूमिनियम केस वाला वह महंगा पंप एक बहुत ही धीमी भिनभिनाहट पैदा कर रहा था। पूरी बॉडी इतनी गर्म थी कि पास जाने पर लोग लहरें महसूस कर सकते थे। जब मैं प्रभारी था तब तांबे की कॉइल वाला वह पुराना इंडस्ट्रियल मोटर भारी हॉर्स पावर और ताकत के साथ चलता था। भले ही गांव के सैकड़ों एकड़ के वाल्व एक साथ खुल जाएं, वह गहरे भूजल को आसानी से पहाड़ी की चोटी तक पहुंचा देता था। लेकिन लुलियन कंपनी का यह कथित हाईटेक पंप, जिसे मुनाफा बढ़ाने के लिए लाया गया था, यह बस गलत तरीके से असेंबल किया हुआ एक घटिया उत्पाद था जिसकी पावर रेटिंग फर्जी तरीके से बढ़ाई गई थी। आमतौर पर जब एक दर्जन परिवार बारी बारी से ड्रिप सिंचाई करते थे तो यह मुश्किल से उसे संभाल पाता था। अब जब गांव के सैकड़ों वाल्व एक साथ खुले तो पाइप नेटवर्क का दबाव तुरंत जीरो हो गया। यह घटिया मोटर सीधे तौर पर ओवरलोड पंपिंग स्थिति में चली गई। जल्दी करो, मेन स्विच खींचो, बिजली का कनेक्शन काटो, जल्दी करो, बिजली काटो, ये फटने वाला है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पंप हाउस के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ। फिर काले धुएं के बीच नीली चिंगारियों की एक बौछार सी हुई। अंकल चिंग मानकुंग का वह प्रीमियम वाटर पंप पूरी तरह फट चुका था और गांव के सैकड़ों परिवारों की उम्मीदें एक ही पल में चकनाचूर हो गई थीं। अगली सुबह तड़के लुलियन कंपनी के रीजनल मैनेजर वॉन्ग एक नई काली मैकगोल्टन गाड़ी में गांव आए और अपने चमकदार जूतों से पंप के मलबे पर लात मारी, जो जलकर कबाड़ बन चुका था। अंकल चिंग मानकुंग उनके पास ऐसे दौड़े जैसे उन्होंने अपना पिता देख लिया हो। मैनेजर वॉन्ग, आप आखिरकार आ ही गए। यह मशीन कल अचानक फट गई। अब इसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। देखिए, इस भीषण सूखे में फलों के पेड़ अब और इंतजार नहीं कर सकते। कृपया जल्द से जल्द अपनी इंजीनियरिंग टीम को नई मशीन के साथ भेजें ताकि इसे बदला जा सके। मशीन बदलें? टिन मानकुंग, क्या तुम्हारा दिमाग पानी से भर गया है? खुद जाकर मैनुअल पढ़ो। जब कंपनी ने तुम्हें ये मशीनें दी थीं तो हमने बार बार चेतावनी दी थी कि ऐसे सटीक उपकरणों को एक साथ ओवरलोड पर बिल्कुल नहीं चलाना है। यह ऑपरेशन प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन है और यह 1 लाख युआन से अधिक की स्मार्ट आईओटी डिवाइस को नुकसान पहुंचाना है। तुम जैसे गंवारों ने इसे बर्बाद कर दिया और अब तुम चाहते हो कि कंपनी इसे मुफ्त में बदले। क्या तुम्हें यह चैरिटी का काम लगता है? यह सुनकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। हमने इसे नहीं तोड़ा, भीषण सूखे में फसलें बचानी ही थी। पहले वाली पुरानी मशीन पर सैकड़ों परिवार एक साथ पानी लेते थे और वो कभी नहीं टूटी। साफ है कि तुम्हारी मशीन ही एक घटिया सस्ती नकल है। बिल्कुल सही, हमने इतना मेंटेनेंस शुल्क दिया है। अब जब पानी का उपकरण खराब हुआ है तो तुम इसे ठीक क्यों नहीं कर रहे? चुप रहो। क्या तुम मेरे साथ कानून की बात करना चाहते हो, है ना? ठीक है, तो अब हम अनुबंध के हिसाब से बात करेंगे। उपकरण आपकी अपनी लापरवाही और गलत संचालन की वजह से खराब हुआ है। हम्फ, तुम पानी की आपूर्ति बहाल करना चाहते हो? कर सकते हो। सबसे पहले पूरे गांव को मिलकर 3 लाख युआन का मुआवजा देना होगा ताकि इस पंप की भरपाई और नई मशीन की स्थापना की जा सके, ताकि तुम लोग दोबारा ऐसी हरकत न करो और कंपनी को नुकसान न हो। दूसरे छमाही का अनुमानित पानी का बिल, पाइप नेटवर्क मेंटेनेंस और प्लेटफॉर्म सेवा शुल्क कुल मिलाकर 2 लाख युआन कंपनी के अकाउंट में एडवांस में जमा करने होंगे, कुल 5 लाख युआन। अगर कंपनी के अकाउंट में एक पैसा भी कम पड़ा तो बस देख लेना, तुम्हारी पूरी फसल जलकर राख हो जाएगी। 5 लाख का ये आंकड़ा हर ग्रामीण के सीने पर एक अदृश्य पहाड़ की तरह बैठ गया और सन्नाटा पसर गया। पिछले कुछ महीनों के भारी पानी के बिलों ने पहले ही उनकी बचत खत्म कर दी थी। वे दुकानों के कीटनाशकों और खाद के कर्ज में दबे थे। 50,000 क्या, वे तो 5 लाख तो क्या 50,000 भी नहीं जुटा सकते थे। सब कुछ बेचने पर भी वे रकम नहीं जोड़ सकते थे। मैनेजर वांग, आप पंप ठीक नहीं कर रहे, आप हमारी जान ले रहे हैं। जब हमने अनुबंध पर साइन किए थे तो आपने ये नहीं कहा था। भाई मानकुंग, आपने तो वादा किया था कि बड़ी कंपनी है, सर्विस देगी और मरम्मत कवर करेगी। सबकी नजरें टिन मानकुंग पर टिक गईं। टिन मानकुंग इस वक्त बुरी तरह घबरा गए थे। उनका बाग सबसे बड़ा था और पानी न होने से उन्हें हर दिन हजारों का नुकसान हो रहा था। अपना गर्व भूलकर उन्होंने मैनेजर वांग की आस्तीन पकड़ ली। मैनेजर वांग, पुराने यार, जब हम साथ खाना खाते थे तब आपने ये नहीं कहा था। ये उपकरण तो आपने ही हमें लेने पर मजबूर किया था। तुमने अपनी जेब भरने के लिए ये सस्ती घटिया चीजें खरीदी। तुम इसका सारा इल्जाम ग्रामीणों पर कैसे डाल सकते हो? क्या तुम मुझे फंसा रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें ही फंसा रहा हूं। मैनेजर वांग ने हिंसक रूप से टिन मानकुंग का हाथ झटक दिया और अपने ब्रीफकेस से एक असली अनुबंध निकाला जिस पर लाल निशान था और उसे मानकुंग के चेहरे पर दे मारा। अपनी आंखें खोलो और साफ साफ देखो। तुम्हारे प्यारे चिन मानकुंग ने कंपनी से 1 लाख का कमीशन लेने के चक्कर में खुद को गारंटर बनाया और ये 2 तरफा अनुबंध साइन किया। अनुबंध की धारा 7 उपधारा 3 साफ कहती है,
यदि गांव की सामूहिक लापरवाही से उपकरण का नुकसान हुआ और वे मुआवजा नहीं दे पाए, तो युआन कंपनी के पास अधिकार है कि वह सीधे गारंटर चिन मानकुंग से रिकवरी करे। इतना सुनते ही भीड़ की सैकड़ों हताश नजरें तुरंत टिन मानकुंग पर आकर टिक गईं। चिन मानकुंग का चेहरा सफेद पड़ गया, उनका शरीर पत्ते की तरह कांपने लगा। तब उन्हें सिर्फ 1 लाख के कमीशन की पड़ी थी, उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पढ़ी ही नहीं थीं। उन्होंने बस खुशी खुशी अपने अंगूठे का निशान लगा दिया था। तुम बकवास कर रहे हो। वो तो प्रमोशनल फीस थी। मुझे पता भी नहीं था कि जॉइंट गारंटी का मतलब क्या होता है। तुम्हें नहीं पता था? सब काले अक्षरों में लिखा है। तुम्हारे अंगूठे के निशान के साथ चिन मानकुंग अब कोर्ट में जज को जाकर बताना कि तुम्हें इसका मतलब नहीं पता था। तुम्हें 5 लाख जुटाने के लिए 3 दिन का वक्त देता हूं। अगर 3 दिन में मुझे पैसे नहीं मिले तो कानूनी विभाग का नोटिस और कोर्ट का जब्ती वारंट सीधे तुम्हारे हाथों में होगा, चिन मानकुंग। मैनेजर वोंग कार में बैठकर निकल गए और पीछे सैकड़ों गुस्साए ग्रामीणों ने चिन मानकुंग और उसके बेटे को घेर लिया। चिन मानकुंग अपने घर के दरवाजे पर फंस गया और पूरा गांव उसे कोसने लगा। दिन रात की मेहनत से बने चिन मानकुंग के 2 मंजिला लाल ईंटों वाले आलीशान घर को ग्रामीणों ने मलबे में बदल दिया। ग्रामीणों ने दरवाजे के बाहर अलाव जलाया और उसे आखिरी चेतावनी दे दी। चिन मानकुंग, 3 दिन में पंप ठीक करने के लिए 5 लाख का इंतजाम करो। अगर गांव के पेड़ सूखे से मर गए तो सबसे पहले तुम्हारा ये घटिया घर फूंक देंगे। मुसीबत में घिरे मेरे चचेरे भाई चिनली ने उसे पीटा और वे खिड़कियां खोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। ये किसान सच में हमारी जान ले लेंगे। गांव में पानी नहीं है, लेकिन चिन युआन के पास तो है। मैंने सुना है कि शिजियाओ में चिन युआन का जो बंजर खेत था, अब वो एक इको फार्म बन गया है। बस उसे एक कॉल करें और वापस आने को कहें। क्या हम इस 5 लाख के बोझ से आजाद नहीं हो जाएंगे? सही कह रहे हो। शाओए को फोन लगाओ। मैं उसका अपना चाचा हूं। खून का रिश्ता पानी से गाढ़ा होता है। वो अपने चाचा को मरते हुए नहीं देख सकता। उसी वक्त शहर के सबसे महंगे होटल के टॉप फ्लोर पर बैंक्वेट हॉल में मैंने एक शानदार कोट सूट पहन रखा था और जगमगाते झूमर के नीचे खड़ा था। यहां आधुनिक कृषि और सप्लाई चेन पर आधारित प्रांतीय शिखर सम्मेलन चल रहा था। शहर द्वारा समर्थित एक बेंचमार्क उद्यम के तौर पर मैंने देश की सबसे बड़ी फ्रेश फूड चेन के साथ 3 करोड़ का वार्षिक सप्लाई समझौता साइन किया था। हाथ में शैंपेन का गिलास लिए मैं अपने सामने मौजूद सुपरमार्केट ग्रुप के प्रेसिडेंट से बात कर रहा था। तभी मेरी जेब में रखा निजी फोन वाइब्रेट हुआ। मैं गिलास लेकर पीछे मुड़ा और बैंक्वेट हॉल के बाहर शांत वीआईपी लाउंज में चला गया। मैंने कॉल रिसीव किया। गांव में कुछ भयानक हो गया है। लू यान कंपनी का वाटर पंप फट गया है। 2 दिनों से पानी बंद है। गांव के सारे फल के पेड़ सूख रहे हैं। ग्रामीण हमारे घर के बाहर जमा हो गए हैं। चिन युआन, अपनी पुरानी मोटर लेकर जल्दी वापस आओ और हमें बचाओ। अगर तुम वापस आकर पानी का इंतजाम कर दो तो हम सब भुला देंगे और तुम जितना चाहो पानी का शुल्क रख लेना। हाँ युआन, तुम्हारे चाचा अपनी गलती मान रहे हैं। मैं लालच में आ गया था और उस भ्रष्ट कंपनी ने मुझे धोखा दिया। तुम हमें इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारा चाचा हूं। आखिरकार अगर तुम वापस नहीं आए तो ये लोग मुझे जिंदा दफन कर देंगे। टीम मानकुंग, टीम ली, क्या तुम बूढ़े हो गए हो या तुम्हारी याददाश्त कुत्ते से भी बदतर हो गई है? उस दिन घर से निकलते समय सैकड़ों ग्रामीणों के सामने स्वेच्छा से लायबिलिटी वेवर और संपत्ति बंटवारे के एग्रीमेंट पर अपने अंगूठे के निशान किसने लगाए थे? तब तुमने मुझ पर गबन करने और गलत तरीके से पैसे कमाने का आरोप लगाया था। सिर्फ उस 1 लाख के किकबैक के लिए तुमने मुझे कूड़ा समझकर बाहर निकाला और उस पूंजीपति कंपनी के तलवे चाटने लगे। जब मैं गया था तो कागजों पर साफ साफ लिखा था कि अब से गांव के पानी की सप्लाई का चिन युआन से कोई लेना देना नहीं होगा। तुम इतने बेदर्द कैसे हो सकते हो? गांव के सैकड़ों लोगों की जिंदगियों का क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा सकते हो? गांव वालों की जान का हवाला देकर मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। जब मैंने उस दस्तावेज पर अपने अंगूठे के निशान लगाए थे, मैंने बिना हिचकिचाहट के फोन काट दिया और इस नए नंबर को फिर से ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। फिर मैंने दरवाजा खोला जहां बैंक्वेट हॉल में व्यापारी पार्टनर्स की सफलता का जश्न मना रहे थे। उधर 10 किलोमीटर दूर उन बंजर पहाड़ों में ग्रामीणों ने जबरन चिन मानकुंग को पकड़ लिया और उससे जबरदस्ती अपना बगीचा और ये टूटा हुआ घर मुआवजे के तौर पर गिरवी रखवाया। पापा, मुझे एक तरकीब सूझी है। अगर हम आधी रात को चिन युआन के फार्म में घुस जाएं और वह पुरानी मोटर निकालकर यहां ले आएं, कल सुबह जब पूरे गांव में पानी आ जाएगा तो हमसे पैसे कौन मांगेगा? सब शायद हमें गांव बचाने के लिए शुक्रिया भी कहेंगे। चिन ली के कुतर्कों ने हताश चिन मानकुंग को एक झूठी उम्मीद दे दी। कांपते हुए उसने अपनी जेब से आखिरी कुछ 1000 रुपए निकाले और चिनली के हाथों में थमा दिए। चिनली, जब रात के दूसरे पहर सब सो जाएं, तो पिछली खिड़की से बाहर निकल जाओ और शहर से कुछ गुंडों को ले आना। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मोटर वापस लानी ही है। रात के 2 बजे चिनली ने शहर के 2 आवारा गुंडों को काम पर रखा और एक मिनीवैन लेकर निकल गए।
वे चुपचाप मेरे चिन युआन इकोलॉजिकल फार्म के बाहरी इलाके में पहुंच गए। उनके दिमाग में था कि फार्म बस एक तार की बाड़ से घिरा होगा, बस बाड़ काटो और बिना किसी के देखे मोटर ट्रक में लाद लो। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह अब कोई साधारण खेत नहीं, बल्कि 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वाला आधुनिक कृषि फार्म था। हाथों में बड़े कटर लिए उन्होंने सुरक्षा बाड़ काटी और 2 गुंडों को लेकर सीधे फार्म के बीचों बीच स्थित तापमान नियंत्रित वाटर पंप रूम की ओर बढ़ गए। वह रहा शुद्ध तांबे का मोटर। मैं उसका बेस पहचानता हूं। पेच खोल दो और इसे उठा ले चलते हैं। लेकिन जैसे ही एक गुंडे ने मोटर के बोल्ट पर रिंच लगाया, तभी पूरे फार्म में सवार हाई इंटेंसिटी सिक्योरिटी सर्चलाइट्स एक साथ जल उठीं और दिन की तरह उजाला हो गया। तेज रोशनी से चिनली और बाकी गुंडे चीख पड़े और उन्होंने तुरंत अपनी आंखें ढंक लीं। तुरंत बाद हाई लेवल सिक्योरिटी अलार्म की आवाज से उपनगर की शांति भंग हो गई। उससे पहले कि चिनली और उसके साथी संभल पाते, काले कपड़ों में वर्दीधारी सुरक्षा गार्डों की 1 दर्जन टीम ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया। चिनली डर से कांपने लगा, उसके पैर जवाब दे गए और वह सीधे कीचड़ वाली घास पर घुटनों के बल गिर पड़ा। 5 मिनट बाद चिनली को पुलिस ले गई। मैं अपने सिल्क के लाउंज वेयर में अपनी सेक्रेटरी और हेड ऑफ सिक्योरिटी के साथ आराम से दफ्तर की बिल्डिंग से बाहर निकला। मुझे देखते ही चिनली किसी डूबते इंसान की तरह आखिरी सहारा ढूंढने लगा और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, चिनली, इन्हें समझाओ मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं तो बस तुम्हारा उपकरण देखने आया था। इसे चोरी नहीं कहते, हम परिवार हैं। अफसर, मैं चिनली हूं, कृषि प्रौद्योगिकी कंपनी का प्रतिनिधि, और यह हमारी कंपनी का कानूनी सलाहकार है। यह पूरी तरह से कंपनी का प्रतिनिधित्व करेगा और आपकी जांच में सहयोग करेगा। मेरे पीछे खड़े लीगल डायरेक्टर ने तुरंत आगे बढ़कर पुलिस अधिकारी को एक भारी हार्ड ड्राइव केस और लाल मुहर लगे दस्तावेज सौंपे। नमस्ते, यहाँ व्यापक निगरानी फुटेज और उपकरणों की मूल्यांकन रिपोर्ट है। जिस हाई वोल्टेज पल्स मोटर को उन्होंने जबरन खोलने की कोशिश की, वह कोई आम कृषि मशीन नहीं है। यह हमारी कंपनी का एक स्वतंत्र रूप से विकसित कोर कंपोनेंट है, जिसका पेटेंट हमने फाइल किया है। इस सिस्टम की कीमत 4 लाख है। इन लोगों ने सुरक्षा सुविधाओं को नष्ट किया, पेशेवर उपकरण लाए और जबरन चोरी की कोशिश की। यह संगठित चोरी का मामला है। इसके अलावा, चूंकि यह एक कोर कॉर्पोरेट संपत्ति है, इसके खुलने से हमारी हजारों एकड़ की फसलें सूखने का खतरा है और इसका आर्थिक नुकसान लाखों में होगा। यह कोई मामूली सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध है जिसमें कॉर्पोरेट उत्पादन और संचालन में बाधा डालने का इरादा भी शामिल है। बहाने बाद में बनाना। गाड़ी में बैठो। चिन युआन, तुम पत्थर दिल इंसान हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चिनली की गिरफ्तारी की खबर अगली सुबह गांव पहुंची। यह खबर चिन मानकुंग के लिए, जो पहले ही टूट चुका था, एक और बड़ा झटका थी। बेटे की जमानत और कर्ज चुकाने के लिए उसे ग्रामीणों और लू युआन कंपनी के दोहरे दबाव का सामना करना था। उसके पास उन कच्चे फलों को चुनने के सिवा कोई चारा नहीं था। पहाड़ के वे खराब फल जिन्हें पंछी भी न छुएं, उन्हें चुनकर 3 ट्रकों में भरा और उन्हें बेचने के लिए शहर की सबसे बड़ी थोक मंडी की तरफ निकल पड़ा। अपनी सीमित सोच में उसे लगा कि शहर में बहुत भीड़ है, कि अगर कीमतें कम रखें तो लालची दुकानदार उन्हें खरीद लेंगे। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वक्त बदल चुका है, और न ही उसे पता था कि मंडी का सबसे बड़ा सप्लायर वही इंसान था जिसे उसने खुद गांव से निकाला था। उस सुबह मंडी में बहुत चहल पहल थी। चिन मानकुंग मिट्टी से लथपथ होकर ट्रेडिंग हॉल के बीचों बीच सूट पहने एक सुपरमार्केट मैनेजर के पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था, मैनेजर ली साहब, कृपया रहम करें और इन्हें खरीद लें। ये पूरी तरह प्राकृतिक सेब हैं, भले ही सूखे के कारण इस साल थोड़े छोटे रह गए हों। कीमत बहुत ही कम है। मैं बॉक्स के हिसाब से नहीं बेचूंगा, मैं इन्हें किलो के भाव बेचूंगा। 30 पैसे नहीं, 22 पैसे किलो दे दो। आप जो भी दाम चाहें दे दें, बस ये ट्रक यहां से ले जाएं। बुजुर्ग, क्या आप गलत जगह आ गए हैं? क्या आप हमारे शहर की सबसे हाई एंड मंडी को कचरा घर समझ रहे हैं? ये सड़ा हुआ सामान जिसे सुअर भी न खाएं, उन्हें यहां लाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर इन्हें हमारे सुपरमार्केट में रखा जाए तो हमारी साख मिट्टी में मिल जाएगी। हंसते हुए उंगलियां उठाने लगे। हाँ, ये बूढ़ा पैसों के लिए पागल हो गया है। इसे ये तक नहीं पता कि बाजार क्या मांगता है। जरा आंखें खोलो और देखो कि आज के दौर के मानक क्या हैं। चिन मानकोंग ने मैनेजर ली की उंगली की तरफ देखा तो सामने बड़ी स्क्रीन पर एक शानदार प्रोमो वीडियो चल रहा था। उसमें स्वचालित स्प्रिंकलर सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष बना रहे थे और पाइप हर इंच जमीन को सटीक नमी दे रहे थे। HD लेंस में रसीले चमकदार अंगूरों की ताजगी देखते ही बन रही थी, और वीडियो के अंत में सुनहरे अक्षरों में बड़े बड़े शब्द उभरे। तियानान एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ग्रुप के संस्थापक तियानान। ये देखते ही उसके पैर कांप गए। देखा, ये तियानान एग्रीकल्चर के ऑर्गेनिक फल हैं। इसे कहते हैं असली बाजार की मांग। तोड़ने से पहले ही बड़े व्यापारी इन्हें मुंहमांगी कीमत पर खरीद लेते हैं। तुम्हारा ये 3 ट्रक कबाड़ कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा। मैनेजर लियू ने मक्खी की तरह हाथ हिलाया और मुड़ गया।
तभी मैनेजर लियू ने बेहद सम्मान के साथ मुस्कुराकर ट्रेडिंग हॉल की ऊपर वाली ग्लास गैलरी की तरफ दौड़ लगा दी। वहां वीआईपी क्लाइंट्स के लिए एक खास मीटिंग रूम था। चिन मानकोंग ने खाली नजरों से देखा। कांच के पार उसने सूट बूट पहने बड़े मालिकों को एक मेज के चारों ओर बैठे देखा, और मुख्य कुर्सी पर मैं बैठा था। भीड़ के पार चिन मानकोंग की नजरें मुझसे टकराईं। मैंने न कोई विजयी मुस्कान दी, न कोई गुस्सा दिखाया। मैंने बस शांत नजरों से उसे ऐसे देखा जैसे सड़क पर पड़ा कोई मामूली सा तिनका हो। चिन मानकोंग के होंठ बुरी तरह कांपने लगे। अचानक उसने सीना पकड़ा और एक दर्द भरी चीख के साथ सड़े हुए सेबों के ढेर पर ढेर हो गया। चिन मानकोंग को स्ट्रोक आया और वो अपाहिज हो गया। जब लियू कंपनी की कानूनी टीम पहुंची तो मैनेजर वांग अदालत का समन लेकर फिर से गांव आ गया। खेतों के पाइप उखाड़े जा चुके थे, पर वो उस 5 लाख के जुर्माने के लिए काफी नहीं थे। इस बार मैनेजर वांग का लालची चेहरा सामने था। उसने जमीन गिरवी रखने का समझौता निकाला और ग्रामीणों को दस्तखत करने पर मजबूर किया। अगर पैसे नहीं हैं तो अपने बाग का ठेका देकर कर चुकाओ। दस्तखत करते ही ये सैकड़ों एकड़ जमीन हमारी कंपनी की हो जाएगी। या तो गांव छोड़ दो या हमारे यहां दिहाड़ी मजदूरी करो। ग्रामीणों के चेहरे पीले पड़ गए। बुजुर्ग फूट फूट कर रोने लगे। जमीन खोना मतलब अपनी जान खोना था। आंटी वांग अपनी जमीन के कागज बचाते हुए बिलख पड़ी। मुखिया जी, हम इस पर साइन नहीं कर सकते। साइन किया तो हम बेघर हो जाएंगे। हम साइन नहीं करेंगे। चाहे जो हो, अपनी जान दे दूंगा, पर सब मेरे साथ चिन्यान के पास शहर चलो। सिर्फ वही हमारी जान बचा सकता है। बर्बादी के सामने अब सम्मान की कोई कीमत न थी। गांव वाले बची खुची जमा पूंजी लेकर 2 खुले ट्रकों में शहर के लिए निकल पड़े। 3 घंटे की ठंडी हवाओं के सफर के बाद वे तियानान एग्रीकल्चर ग्रुप के गेट पर थे। सेक्रेटरी ने मॉनिटर पर देखा और भागकर मुझे बताया। मैं कॉन्फ्रेंस रूम में मौसम की रिपोर्ट पढ़ रहा था। मैंने खिड़की से नीचे देखा। पूरा गांव डामर की सड़क पर घुटनों के बल बैठा था। उनके माथे ठंडी जमीन पर टिके थे। उनकी पुरानी लालच हकीकत की मार से धूल बन चुकी थी। मैंने ट्रेंच कोट डाला, लीगल टीम और सुरक्षा गार्डों के साथ बाहर आया। मुझे देखते ही मुखिया जी आंसू बहाते हुए बोले, चिन्यान, हम अपनी गलती मान चुके हैं। हम ठगे गए और अब हमारी जमीन भी हाथ से निकल रही है। प्लीज इस गांव को बचा लो। अगर आप कहें तो हम जानवरों की तरह मेहनत करेंगे। बस ये जमीन बचा लीजिए। मुखिया जी, जब आपने मुझे धक्के देकर निकाला था तब मैंने कहा था कि किस्मत पर किसी का जोर नहीं। छोटी मोटी लालच के लिए आपने पूरे गांव की जीवन रेखा ठगों को सौंप दी। आपने न सिर्फ मेरी मेहनत बर्बाद की, बल्कि अपना रास्ता भी बंद कर लिया। इन फलों के हकदार तो आप ही थे, पर उस जमीन में मेरे पूर्वज दफन हैं। वहां मेरे पिता दफन हैं। मैं ठगों की परवाह न करूं वो अलग बात है, पर जिस गांव ने मुझे पाला उसे मैं बर्बाद होते नहीं देख सकता। टेक्नोलॉजी के नाम पर उन्हें लुटते नहीं देख सकता। छोटे यान, क्या तुम हमारी मदद करोगे? मैं कोई दानवीर नहीं हूं, मैं एक व्यवसायी हूं। अगर मेरी मदद चाहिए तो गांव के हर नियम का फैसला मेरा होगा। प्रेसिडेंट झांग, सबूतों के साथ सब तैयार रखो, हम गांव वापस चल रहे हैं। आज देखूंगा किसकी हिम्मत है जो ललचाए मेरे गांव की जमीन की तरफ। 1 घंटे बाद 5 काली गाड़ियां दबदबे के साथ गांव के कमेटी कंपाउंड में दाखिल हुईं, जिन्होंने मैनेजर वांग के दल को घेर लिया। गाड़ियों के दरवाजे खुले। मैं सूट में बाहर निकला। मेरे पीछे 2 नामी वकील थे। मैनेजर वांग मुझे देखकर दंग रह गया। मुझे पहचानते ही उसकी हवा निकल गई। चेहरा बदला, पर फिर भी शांत दिखते हुए वो पास आया। अरे, ये तो तियानान ग्रुप के प्रेसिडेंट चिन है। आपकी घर वापसी बहुत भव्य है, पर आज हमारी कंपनी अपना कानूनी कर्ज वसूलने आई है। क्या तुम न्यायिक प्रक्रिया में दखल दे रहे हो? कर्ज वसूली? प्रेसिडेंट झांग, इन्हें पढ़कर सुनाओ। गुणवत्ता विभाग की आधिकारिक जांच के अनुसार स्मार्ट पंप के नाम पर जो मोटर आप बेच रहे हैं वो असल में कबाड़ से निकाली गई पुरानी मोटर है। इसकी पावर क्षमता 3% तो बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, और इसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। ये पूरी तरह से जाली और घटिया माल है। बकवास। हमारे पास एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट? मैंने हंसकर कहा, घटिया माल, झूठा प्रचार और अवैध चार्जेस के कारण तुम पर धोखाधड़ी का बड़ा केस बनता है। हमारी कंपनी ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करा दी है। वकील ने पीछे से जोड़ते हुए कहा, एक बात और, मेरी टीम इस केस को आखिरी दम तक लड़ेगी, जब तक तुम्हारी कंपनी का एक एक सच बाहर ना आ जाए और तुम्हारे प्रतिनिधि को जेल न भेज दूं। अब अपने आदमियों को लो और गांव से दफा हो जाओ। मेरी कानूनी टीम और ग्रामीणों का साहस देख उसे समझ आ गया कि इस बार उसका पाला गलत आदमी से पड़ा है। वो बिना एक शब्द बोले अपने आदमियों के साथ भाग खड़ा हुआ। पूरा गांव चीखों और तालियों से गूंज उठा। अनगिनत लोगों ने मेरी तरफ झुककर सम्मान व्यक्त किया। इस बार उनकी आंखों में कोई लालच नहीं था, पर सिर्फ लुइजियन कंपनी को भगाना काफी नहीं था। इस जमीन को फिर से जिंदा करने के लिए पूरा सिस्टम बदलना था। अगले दिन तियानान ग्रुप की टीम गांव में पहुंच गई। वे नए इरिगेशन नेटवर्क के साथ मेरी पुरानी वही मोटर भी वापस ले आए।
मेरी टीम ने उसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सिस्टम से अपग्रेड किया था और उसकी पुरानी गर्जना के साथ नए पाइपों से पानी की धार फूट पड़ी। सूखे बागों को पानी मिलता देख सब बच्चे की तरह रो पड़े। पर याद रहे, ये पानी अब मुफ्त नहीं था। पानी बह रहा है, पर पुराने नियम बदलने होंगे। वो दिन गए जब मैं सब कुछ करता था और आप बिना कुछ किए आनंद लेते थे। आज से तियानान ग्रुप इस गांव के सारे वाटर सिस्टम का जिम्मा लेता है। पानी का शुल्क बाजार की सबसे कम दर पर होगा, 1 पैसा कम नहीं, 1 पैसा ज्यादा नहीं। साथ ही अगर आप चाहें तो मेरी सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद। मैं मुफ्त तकनीकी गाइडेंस और बीज दूंगा। सिर्फ एक शर्त है, आपको तियानान के प्रदूषण मुक्त मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। बैंड रसायनों का इस्तेमाल मना है। अगर उत्पाद अच्छा हुआ तो तियानान उसे बाजार भाव से 2 ज्यादा कीमत पर खरीदेगा। अगर किसी ने धोखाधड़ी की तो वो हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। यहां कोई खैरात नहीं, सिर्फ सहयोग है। यहां लाड़ प्यार नहीं, सिर्फ अनुशासन है। यही उनके प्रति सबसे बड़ा सम्मान है और यही असली बचाव है। गांव के मुखिया ने कामते हाथों से सहयोग समझौते पर गंभीरता से अपने हस्ताक्षर किए और अपना लाल अंगूठा लगाया। शियाओ, ये हमारे गांव के हर व्यक्ति की जिंदगी तुम्हारी दी हुई है। अब से गांव का हर इंसान, तुम जहां इशारा करोगे हम वहीं जाएंगे। अगर किसी ने फिर गद्दारी करने की हिम्मत की तो मैं खुद उसके पैर तोड़ दूंगा। सैकड़ों ग्रामीण बिना किसी आपाधापी या शिकायत के लंबी कतारों में खड़े थे। हर चेहरे पर विस्मय से कृतज्ञता और एक नई जिंदगी की उम्मीद झलक रही थी। उस दिन अनगिनत लाल अंगूठों ने समझौतों को भर दिया जो एक गांव के पुनर्जन्म की खुशी पर मुहर लगा रहे थे। 3 साल बाद सदियों का सूखा बहुत पीछे छूट चुका था। वह बेजान और लाचार घाटी, जिसे पूंजी ने लगभग सूखने पर मजबूर कर दिया था, अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहाड़ों के उस पार की बंजर जमीन और सूखे पेड़ पूरी तरह साफ कर दिए गए थे। उनकी जगह तियानन ग्रुप द्वारा नियोजित व्यवस्थित बागों ने ले ली थी। वसंत में पहाड़ों पर फैली आड़ू और नाशपाती के फूलों की महक गुलाबी बादलों जैसी सुंदर लगती थी। पतझड़ तक पेड़ों की डालियों पर लदे प्रीमियम फल एक मदहोश कर देने वाली मिठास बिखेरते थे। तियानन ग्रुप की बेहतरीन लॉजिस्टिक्स की बदौलत गांव के फल सीधे देश भर के प्रीमियम सुपरमार्केट में पहुंचने लगे और ग्रामीणों की आय पहले से 5 गुना बढ़ गई। शहर गए युवा वापस लौट आए। हर परिवार ने अपने घर नए सिरे से बनाए और गाड़ियां खरीदी। गांव में हर दिन हंसी खुशी गूंजती थी। गांव के प्रवेश द्वार पर लगे आधुनिक वाटर पंप के पास ग्रामीणों ने स्वेच्छा से चंदा इकट्ठा कर एक ऊंचा स्तंभ बनवाया। उसमें कोई चापलूसी भरा झूठ नहीं था, बस 8 बड़े शब्द लिखे थे। पानी पियो तो स्रोत याद रखो, विश्वास बनाओ, जमीर बनाओ। यह गांव का गहरा पश्चाताप और मेरे प्रति उनका सर्वोच्च सम्मान था। एक दिन शरद ऋतु की शाम को मैं खुद इस साल की फसल का मुआयना करने गांव लौटा। जैसे ही मेरी गाड़ी गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंची, उत्साही ग्रामीणों ने मुझे घेर लिया। आंटी ने जिद करके ताजा तोड़े हुए सबसे लाल और बड़े सेबों की टोकरी मेरी डिक्की में रख दी और लाल नम आंखों से मेरा हाथ थामकर कहा, मिस्टर चिन, इस साल के फल चखें, ये बहुत मीठे हैं। तुम्हारे बिना हमें ये अच्छे दिन कभी नसीब नहीं होते। मैं मुस्कुराया, सेब स्वीकार किए और ग्रामीणों का गर्मजोशी से अभिवादन किया और बरसों बाद समुदाय का वह अपनापन महसूस किया। हालांकि गांव के अंत में एक टूटी हुई लाल ईंटों की खंडहर के पास से गुजरते हुए मुझे एक परिचित आकृति दिखाई दी। वह मेरे चाचा टिम मैनकोंग थे। वह जंग लगी एक टूटी व्हीलचेयर में बैठे थे। शरीर पर धूल जमी थी और हाथ में एक चटका हुआ कटोरा था। मेरी आंटी उन्हें छोड़कर भाग चुकी थीं। चिनले अभी भी जेल में था और लकवा मारने के बाद वह गांव से मिलने वाले मामूली भत्ते पर मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। टेढ़े मुंह और धुंधली आंखों से वह फटी फटी नजरों से उस खुशनुमा और चहल पहल भरे नजारे को देख रहे थे। एक समय उन्होंने 1 लाख के किराए के लिए पूरे गांव को खाई में धकेलने की कोशिश की थी। अब मेरे नेतृत्व में पूरा गांव समृद्धि की ओर बढ़ रहा था, जबकि वह अकेले इस खुशहाली और तरक्की से हमेशा के लिए अलग हो गए थे। यह उनके लिए सबसे क्रूर मगर सबसे न्यायपूर्ण सजा थी। मैं रुका नहीं, एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी उन खंडहरों से आगे निकल गई। शाम की ठंडी हवा के साथ फलों की महक खिड़की से अंदर आई। इस लहलहाती जमीन को देखकर मुझे अपने दिल में एक अद्भुत शांति और सुकून का एहसास हुआ। एक सच्चा विजेता दुष्टों को कीचड़ में नहीं कुचलता, बल्कि वह खुद को बाहर निकालता है, नए नियम बनाता है, झूठ को अपनी ताकत से ध्वस्त करता है और एक दूरदर्शी सोच से जमीन की रूह को नया रूप देता है। इस फलदायी जमीन को आखिरकार सही रास्ता मिल ही गया था और इस भारी सामाजिक जिम्मेदारी के साथ मैं भी एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ चला।